क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर मूवीज में नहीं है, बल्कि आपके ठीक ऊपर है, जब सूरज डूबता है और आसमान हमें दिखाता है कि हम असल में क्या हैं। बहुत कम लोगों में इसका सामना करने की हिम्मत होती है। अंतरिक्ष का डर एलियंस या गिरते हुए एस्टेरॉयड के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे पूर्ण अनंत खालीपन का डर है जिसके लिए आपकी प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं है। और क्या आप एक बात जानना चाहते हैं? यह डर किसी भी हॉरर स्टोरी से ज्यादा रियल है। लाइट के हर पॉइंट के पीछे इम्पॉसिबल डिस्टेंसेस, एंडलेस तूफानों और भूखे ब्लैक होल्स की एक खाई है। यह अजीब है, लेकिन जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना ज्यादा हमें ठंड लगती है। और इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डरने से नहीं डरते, उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल आइसबर्ग भी है जिसे इंसान के दिमाग ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप ऐसे तूफान देखेंगे जो प्लैनेट्स को निगल जाते हैं, ऐसे खालीपन देखेंगे जो आपके दिमाग को अकेलेपन से भर देंगे, और एक ऐसा फ्यूचर देखेंगे जो इतना शांत होगा कि आपकी अपनी सोच की आवाज भी बहुत तेज लगेगी। यहां डर चीखता नहीं है, ये कॉस्मोस की गहराइयों से फुसफुसाता है। और इसके बाद हो सकता है कि तारों को देखना फिर कभी इतना सुकून देने वाला न लगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक इतने गहरे स्विमिंग पूल में गोता लगा रहे हैं कि आपके पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं और आपकी आंखों को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। अब इस डरावनी फीलिंग को ब्रह्मांड की विशालता से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही है स्पेस का असली डर। एक ऐसा पूरा खालीपन जो आपके दिमाग में हर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को चीखने पर मजबूर कर देता है। यह सिर्फ हवा या गर्मी की कमी नहीं है, यह भारी सन्नाटा है जो वापस लौटने की हर उम्मीद को निगल लेता है। कई लोगों के लिए यह स्पेस के बारे में सिर्फ क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। यह जिंदगी के बारे में एक गहरा और डरावना एहसास है जो तब पैदा होता है जब हमें अपनी छोटी सी हवा और जिंदगी के बुलबुले की कमजोरी का एहसास होता है। एक ऐसे खालीपन के बीच जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ऐसा है जैसे वहां का हर तारा हमें याद दिला रहा है कि हम एक अंतहीन महासागर में एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे स्पेसशिप कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एस्ट्रोनॉट्स कितने बहादुर हैं। स्पेस का डर बना रहता है, उस पुरानी इंस्टिंक्ट को छूता है जो जमीन के लिए चीखती है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि इस खालीपन को समझाने के लिए हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जमीनी डर से मिलते हैं। एक पूल, एक छेद, एक अंतहीन गिरावट। लेकिन जो हमें पैरालाइज करता है वह सिर्फ इसकी गहराई नहीं है, यह इस बात का फैक्ट है कि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। स्पेस में चीखने के लिए कोई आवाज नहीं है और आपको वापस लाने के लिए कोई ग्रेविटी नहीं है। यह वह आतंक है जो ब्रह्मांड के लिए हमारे अट्रैक्शन को हमारी छोटी होने की याद दिलाता है। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करने वाले लोगों के लिए यह पूरी तरह से मायने रखता है। हम लिमिट्स की पूरी कमी को संभालने के लिए नहीं बने हैं। रात का आसमान हमेशा एक कैनवास रहा है जहां हम अपने भगवानों को रखते हैं, अपने राक्षसों और अपने रहस्यों को, खालीपन को उन कहानियों से भरने की कोशिश करते हैं जो दिल को सुकून देती हैं। लेकिन अंदर से वहां की ट्रूथ चाई किसी भी पुरानी कहानी से ज्यादा डरावनी है। और यह तो बस शुरुआत है। जब हम खालीपन के डर को आकार लेने देते हैं तो अनकंफर्टेबल सवाल उठते हैं। अंधेरे में और क्या छिपा है, और क्या होगा अगर हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं? शायद यही वह थ्रिल है जो स्पेस के डर को सबसे आम भावनाओं में से एक बनाता है, और साथ ही हमें कभी भी ऊपर देखना बंद न करने के लिए बढ़ावा देता है। अगर आपको अंतरिक्ष का खालीपन पहले से ही डराता है तो इसमें मौजूद दुनियाएं प्रकृति की कठोरता की एक और याद दिलाती है। यह समझने के लिए कि अनंत अराजकता में रहने का क्या मतलब है, बस बृहस्पति, शनि या नेपच्यून को देखें। ये ग्रह जिन्हें गैस जायंट्स के नाम से जाना जाता है, तूफानों की फैक्ट्रियों जैसे हैं जो कभी नहीं रुकते। उदाहरण के लिए बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट 400 से ज्यादा सालों से एक खुला वायुमंडलीय घाव है, एक ऐसा तूफान जो पूरी पृथ्वी को आसानी से निगल जाएगा।
और यह सिर्फ एक दूर का विवरण नहीं है। ये तूफान सिर्फ हवा के झोंके नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे भयानक तूफान हैं जिनकी हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं। पृथ्वी की सतह से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सब कुछ शांत और नीला लगता है, लेकिन प्रोब के जरिए एक नजर ही यह समझने के लिए काफी है कि इन दिग्गजों का अध्ययन अंतरिक्ष के रहस्यों में से एक क्यों है। यहीं पर वायुमंडलीय अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। बादलों, बिजली और जहरीली गैसों का एक हिंसक नृत्य। यह सोचना अविश्वसनीय है कि हमारे लिए तूफान का विचार भी काफी डरावना है। ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना करें जहां कोई आराम नहीं है, जहां पूरा आकाश एक अंतहीन बवंडर है। अगर इन वायुमंडलों में जीवन मौजूद होता तो उसे अत्यधिक अनुकूलन द्वारा आकार लेना होता। एक जीवित सबक की अंतरिक्ष लापरवाहियों को माफ नहीं करता। बृहस्पति की हर तस्वीर, शनि की हर इमेज यह समझने का न्योता है कि वहां प्रकृति की ताकतें बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। यहां तक कि नेपच्यून भी, जिसे अक्सर सौरमंडल के किनारे पर भुला दिया जाता है, ऐसे तूफान छुपाता है जो 1500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से चलते हैं। यह ऐसी चीज है जो हमारी कल्पना को चुनौती देती है और हमें और भी ज्यादा महसूस कराती है कि भले ही हम अंतरिक्ष की जिज्ञासाओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं, हकीकत किसी भी किताब के एनिमेशन से ज्यादा जंगली होती है। यह अराजकता, गैस और गुरुत्वाकर्षण का एक नृत्य है जो हमारे तूफानों को सिर्फ एक हवा का झोंका बना देता है। इस बीच नए मिशन ऐसी इमेज भेजना जारी रखते हैं जो हमारी चिंता को बढ़ाती है। खोजा गया हर तूफान उन जटिलताओं के आइसबर्ग का एक और टुकड़ा है जो गैस जायंट्स में छिपी है। और अगर सतह पहले से ही डरावनी है तो कौन कल्पना करने की हिम्मत करता है कि इन भूमिहीन दुनियाओं के दिल में क्या छिपा है। इस तरह ठोस आकार के बिना भी वे अज्ञात के डर को बढ़ावा देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि एक ऐसी प्रणाली के सामने हम कितने छोटे हैं जो अरबों सालों से दहाड़ रही है। हालांकि हमें प्लैनेट्स को अंधेरे में तैरती हुई छोटी छोटी बॉल समझने की आदत है, ट्रूथ चाई यह है कि उनमें से हर एक नोमिना की एक ऐसी लैब है जो इतनी ज्यादा वाइल्ड है कि हमारे सबसे बुरे सपने भी इसके आगे फीके लगते हैं। जरा सोचिए, हमारी गैलेक्सी में ही खरबों प्लैनेट्स हैं। यह कई बीचेस पर रेत के कणों की टोटल गिनती से भी ज्यादा है। हर दुनिया में कैओस का अपना वर्जन है। हजारों मील प्रति घंटे की स्पीड से आने वाले तूफान, ऐसी हवा जो सब कुछ खत्म कर देती है, और जबरदस्त प्रेशर। यह एक ऐसी डिटेल है जो स्पेस के असली आइसबर्ग को फीड करती है। ऐसे एक्सोप्लैनेट की कल्पना करें जहां तूफान कभी खत्म नहीं होते, बिजली कई दिनों तक चमकती रहती है, या गैस के इतने घने समंदर हैं कि उनमें से कोई भी प्रोब अगर उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाए तो वह उसमें डूब जाएगा। और यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। हमें बस जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से आने वाली जानकारी को देखने की जरूरत है, या उन प्रोब्स को जो जुपिटर और सैटर्न की सरफेस को छू रहे हैं। यहीं पर हमें रियलाइज होता है कि हमें अब भी कितना कुछ सीखना बाकी है और कैसे अननोन का डर असल में एक हेल्दी रिएक्शन है। जो कोई भी सोचता है कि अर्थ कैओटिक है, ये दुनिया हो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैओस ही रूल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लगभग पोएटिक है लेकिन डरावना भी है। यह रियलाइज करना कि एक ही सोलर सिस्टम में भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ऐसे सीक्रेट्स छुपाते हैं जो हमें फिजिक्स के बारे में जो कुछ भी पता है उसे चुनौती देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर तैरती हुई चट्टान एक लॉक्ड सेफ है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर है, और जो भी इसके बहुत करीब जाने की हिम्मत करेगा उसे मिलने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह सोचना है कि जहां हम में से अरबों लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं बिना यह सोचे कि नीले आसमान के पार क्या है, ये दुनिया तबाही का अपना साइलेंट डांस करती रहती है बिना किसी गवाह के, बिना किसी लिमिट के। हम जितने भी प्लैनेट डिस्कवर करते हैं उतने ही कई सवाल उठते हैं कि हमने अभी तक क्या नहीं देखा है, और ऐसी जगह पर लाइफ कैसे या नहीं जिंदा रह सकती है। ये अननोन के डर का असली कोर है जो एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट में बदल गया है। और फिर भी
इन सब के बावजूद हम फैसिनेटेड रहते हैं। शायद टेरर और फैसिनेशन का यह मिक्स ही हमें एक्सोप्लैनेट के कैटलॉग को देखने के लिए इंस्पायर करता है, जैसे कि वे रेयर बेसबॉल कार्ड्स हों। हर नई जानकारी स्पेस के आइसबर्ग की एक और लेयर है, एक रिमाइंडर की अर्थ के अलावा खरबों वाइल्ड जगह हैं जो ऐसे सीक्रेट्स छुपाती हैं जो शायद कभी डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, और ये अपने आप में ही काफी डरावना है। जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हर छोटी सी चमकती चीज की खूबसूरती में खो जाना आसान है, पर जब आपको असलियत में उसका साइज समझ आता है तो वो हैरानी एक ऐसी सिहरन में बदल जाती है जो आपके रोंगटे खड़ा कर देती है। हमारा सूरज चाहे जितना भी बड़ा और गर्म हो, कॉस्मोस के डांस में बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इसकी तुलना यूआई स्कूटी जैसे सितारों से करें जो 522 मिलियन किलोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं, तो सूरज एक लगभग अनदेखी चिंगारी जैसा लगता है। यह इस दुनिया में धरती के छोटेपन की याद दिलाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानना पसंद करता है, यह कुछ अनकंफर्टेबल है, और यह यहीं खत्म नहीं होता। जहां सूरज हमारे सिस्टम पर राजा की तरह राज करता है, वहीं ऐसे हाइपरजायंट तारे भी हैं जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बिना पसीना बहाए निगल सकते हैं। ऐसे में स्पेस का डर सिर्फ ब्लैक होल या खाली जगह का नहीं होता, यह इस बात का होता है कि एक ऐसी बड़ी मैसिव स्केल है जो इंसान की हर प्रॉब्लम को इनसिग्निफिकेंट बना देती है। हम सच में एक छोटे से बल्ब के चारों ओर घूमते हुए कॉस्मिक डस्ट हैं। उन लोगों के लिए जो खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यह सिर्फ एक क्यूरियस फैक्ट नहीं है, यह हमारी छोटी सी हैसियत की डेली रिमाइंडर है। किसी भी बड़े तारे की खींची गई हर तस्वीर हमारे एरोगेंस पर सीधी चोट है। हम नाजुक हैं, हम एक छोटे बैलेंस तारे पर डिपेंड करते हैं जो एक दिन मर जाएगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा। इस बीच तारकीय राक्षस क्रेजी अमाउंट में फ्यूल जलाते हैं, सुपरनोवा में फटते हैं और नए सिस्टम के बीज बोते हैं, एक ऐसा साइकिल बनाए रखते हैं जिसे हमारी कोई परवाह नहीं। यहीं पर फैसिनेशन और डर मिक्स होते हैं। तारे एटम के जन्म स्थान हैं, ऐसी भट्टियां जो धरती पर सब कुछ बनाती हैं, हमें भी। और अजीब बात यह है कि यही चीजें कॉस्मिक पलक झपकते ही पूरी सिविलाइजेशनों को खत्म कर सकती हैं। शायद इसीलिए स्पेस के रहस्य इतने फैसिनेटिंग हैं। हर नई जानकारी सिर्फ उस गैप को बढ़ाती है जो हम समझते हैं और जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आखिर में तारों भरा आसमान एक खूबसूरत पर ब्रूटल रिमाइंडर है। यह हमें फुसफुसाता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, और साथ ही यह हमें उस विशाल स्पेस को समझने की कोशिश करते रहने की चुनौती देता है। इस बीच विशाल तारे जलते रहते हैं और धरती तैरती रहती है, एक छोटा सा स्पॉट जो लगातार रोशनी से फटते हुए दिग्गजों से घिरा हुआ है, और यह अपने आप में किसी को भी सिहरन देने के लिए काफी है जो देखने की हिम्मत करता है। स्टार्स कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की तुलना में वे सिर्फ छोटे बच्चे हैं। ब्रह्मांड के इस हिस्से में गहरे स्पेस का डर सच में और बड़े पैमाने पर सामने आता है। टून 618 जैसी किसी चीज की कल्पना करो, एक ऐसा विशाल ब्लैक होल कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसमें कई बार समा जाए और उसमें और भी बहुत कुछ निगलने की जगह हो। हम इंसानों के लिए ऐसी किसी चीज के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह वहीं है, खामोश, अपनी इवेंट होराइजन के पास आने वाली हर चीज को निगलता हुआ। और यह यहीं नहीं रुकता। इनमें से कई ब्लैक होल्स से जुड़े क्वासर भी होते हैं, ऊर्जा के इतने पागल स्रोत कि वे पूरी गैलेक्सीज को भी फीका कर सकते हैं। ये कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह हैं जो अकल्पनीय दूरी तक रेडिएशन के जेट छोड़ते हैं। अगर आप इसे दूर से देखें तो यह सुंदर भी लग सकता है, लेकिन जो कोई इसे जानता है वह समझता है एक क्वासर के करीब जाना एक ऐसे एनर्जी डिस्ट्रक्शन फैक्ट्री के करीब जाने जैसा है जो कोई अपवाद नहीं करती। यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जो न केवल हमारी परवाह नहीं करती बल्कि हमारी हर बड़ी चीज को छोटा बना देती हैं। टेलीस्कोप्स द्वारा ली गई हर नई तस्वीर शक्ति के इस गहरे कुएं में एक झलक जैसी है। ब्लैक होल्स के बारे में डरावनी बात सिर्फ यह नहीं है
कि वे क्या निगलते हैं, बल्कि यह भी है कि वे क्या उगलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, रिलेटिविस्टिक जेट्स, लगभग प्रकाश की गति से चलने वाले पार्टिकल्स। ऐसा लगता है जैसे हर ब्लैक होल अराजकता का धड़कता हुआ दिल है, अपने आसपास के ब्रह्मांड को आकार दे रहा है, और यह सब हमारी प्रोब्स की पहुंच से बहुत दूर है। गैलेक्सीज के बनने का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए क्वासर लगभग एक युवा, भूखे और क्रूर ब्रह्मांड के जीवित जीवाश्म हैं। और जब हम याद करते हैं कि ये मॉन्स्टर अभी भी सक्रिय है, खा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो रोंगटे खड़े होना नामुमकिन नहीं है। यहीं पर जिज्ञासा और डर आपस में मिल जाते हैं। हम समझना चाहते हैं, लेकिन हर नया जवाब हमें बस यह दिखाता है कि हम अभी भी अंधेरे में टटोल रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जगहें गहरे स्पेस की हॉरर लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और इस तरह, जबकि हमारी मैथ्स यह समझाने की कोशिश करती है कि कोई चीज इन्फिनिट ग्रेविटी कैसे रख सकती है, ब्रह्मांड हमें याद दिलाता रहता है कि हम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, हमेशा एक जायंट हमारा इंतजार करेगा हमें निगलने के लिए, लिटरली और फिगरेटिवली। हर ब्लैक होल, हर क्वासर, यह एक याद दिलाता है कि हमारी समझ की एक सीमा है, और फिर भी हम खुद को इस अथाह खाई में थोड़ा और गहराई से देखने से रोक नहीं पाते। जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर तारों, ग्रहों और रंगीन नेबुला की कल्पना करते हैं, लेकिन असलियत में ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा इसका उल्टा है। एक ठंडा और खामोश रेगिस्तान, जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच 2.5 मिलियन लाइट ईयर का पूरा खालीपन है। ये एक ऐसा अंधेरा सागर है जहां अगर कोई स्पेसशिप खो जाए तो उसे सहारा देने के लिए न कोई ग्रह होगा, न कोई चांद और न ही कोई धूल। यहीं पर अनजान का डर एक नया रूप ले लेता है। ये पूरा खालीपन इतना विशाल है कि पास के तारों की रोशनी भी पूरे अंधेरे को भर नहीं पाती। दूर से देखने पर यह सिर्फ चमकीले बिंदुओं के बीच की जगह जैसा लगता है, लेकिन जो इसकी विशालता को समझता है उसके लिए ये एक अथाह कुएं में देखने जैसा है। ये ऐसी एकाकीपन है कि धरती का कोई भी रेगिस्तान इसके सामने भीड़ भरे मेले जैसा लगेगा, जहां आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आती हैं और टकराती हैं। वहीं उनके बीच जो कुछ भी है वो है खालीपन, एक ठंडा, डरावना और अनंत एम्प्टीनेस। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भले ही हम इन दूरियों को पार करने वाला कोई स्पेसशिप बना लें, लेकिन ज्यादातर सब पर एक ब्रह्मांडीय खामोशी की सुरंग जैसा होगा। कल्पना कीजिए, दशकों, सदियों, शायद हजारों सालों तक यात्रा करते रहना और खिड़की से कोई नया तारा दिखाई ना देना। यहीं पर स्पेस के रहस्य एक असहज याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड सबसे पहले एक अकेला स्थान है। खालीपन की ये विशालता ही आकाश गंगाओं को संतुलन में रखती है। रात के आसमान में हमें जो भी चमकीला बिंदु दिखता है वो एक अलग थलग द्वीप जैसा है, जिसे एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने दूर रखा है जो मजाक नहीं करती। ये एक नाजुक संतुलन है, लेकिन इसका इंसानों को इस डांस में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस खालीपन के सागर में सब कुछ समझने के मामले में ये अभी भी शुरुआती दौर में है। आखिरकार दूर की आकाश गंगा की हर तस्वीर उसके विपरीत हर चीज को अलग करने वाली चीज भी दिखाती है, वो खालीपन जो दूसरे तारों पर बसने के हमारे सपनों को निगल लेता है। शायद एक दिन हम इन अंधेरी गलियारों को पार कर पाएंगे, लेकिन तब तक आकाश गंगाओं के बीच का स्पेस ये सबसे गहरी याद दिलाता रहेगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में अकेलापन ही नियम है और हम सिर्फ अस्थायी अपवाद हैं। अगर गैलेक्सीज के बीच की जगह ही इतनी बड़ी है कि हमें डर लगे, तो सोचिए कि ऐसी और भी डरावनी जगहें हैं, सुपर वॉइड्स। इसे आप ब्रह्मांड की बनावट में छेद जैसा मानिए, जहां कोई तारे, ग्रह या किसी भी तरह का मैटर नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बोटिस वॉइड, जो 330 मिलियन लाइट ईयर्स का एक बहुत बड़ा और लगभग खाली इलाका है। यह ऐसा है जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक बुलबुला काटकर उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया हो, जिसे वॉइड कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 2% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसे ही खाली बुलबुलों से बना है।
गैलेक्सीज की फॉर्मेशन पर रिसर्च करने वालों के लिए सुपर वॉइड्स एक दिलचस्प हिंट है, और यह भी एक अनकंफर्टेबल रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड अपने आप में तारों से नहीं बल्कि खाली जगह से बना है। यहीं पर स्पेस के आइसबर्ग का मतलब बदल जाता है। जो हम देखते हैं वह सिर्फ चमकती हुई टिप है, बाकी सब अंधेरे का एक महासागर है। बोटिस वॉइड इतना बड़ा है कि अगर मिल्की वे उसके सेंटर में होता तो हमें किसी भी डायरेक्शन में 300 मिलियन लाइट ईयर्स तक कोई दूसरी गैलेक्सी दिखाई नहीं देती। जो कोई अकेले रहने से डरता है उसके लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर जैसा है। दूसरे तारों से कोई मैसेज आने की उम्मीद नहीं होगी, कोई स्पेस ट्रेवल नहीं होगा और न ही कोई पास की सभ्यता होगी। सिर्फ खालीपन होगा, हमेशा के लिए। यह एक ऐसा फैक्ट है जो एस्ट्रोफोबिया को सिर्फ एक फीलिंग से कहीं ज्यादा एक रियलिटी बना देता है। ये सुपर वॉइड्स कई अजीब सवाल भी पैदा करते हैं। ये क्यों मौजूद है? इनमें जो मैटर होना चाहिए था उसे क्या हुआ? कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि इनमें ब्रह्मांड के शुरुआती बदलावों, वर्म होल्स या ऐसी जगहों के बारे में हिंट हो सकती है जहां फिजिक्स के नियम अजीब तरह से काम करते हैं। हर नई रिसर्च ज्यादा सवाल खड़े करती है, लेकिन ऐसे जवाब कम ही मिलते हैं जो मन को शांति दें। इस बीच टेलीस्कोप से ली गई बैकग्राउंड की तस्वीरें इन खाली जगहों को ब्रह्मांड की टैपेस्ट्री पर काले धब्बों जैसा दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम तारों और गैलेक्सीज को पसंद करते हैं, ब्रह्मांड को खालीपन, कुछ न होना और खामोशी ज्यादा पसंद है। शायद इसीलिए स्पेस का आइसबर्ग इतना डरावना है। वह कोई चिल्लाते हुए मॉन्स्टर्स नहीं दिखाता, बल्कि खालीपन दिखाता है, जो सभी मॉन्स्टर्स में सबसे बड़ा है। जहां हमें लगा था कि खालीपन काफी डरावना है, वहीं हमें पता चला कि यह स्थिर नहीं रहा, बल्कि बड़ा होता गया। हर सेकंड आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अंतरिक्ष के कपड़े से दूर होकर, जो एक रबर शीट की तरह खींच रहा है। इस तरह का विवरण अंतरिक्ष के रहस्य को और भी असहज बना देता है। सब कुछ जो परिचित है वह धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो रहा है। आज मिल्की वे और एंड्रोमेडा का अभी भी मिलने का समय है, लेकिन दूर के भविष्य में आकाश गंगाएं इतनी दूर होंगी कि कोई भी तकनीक जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उनके बीच की दूरी को पार नहीं कर पाएगी। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड को और भी अकेला होना तय है, एक बढ़ती हुई एकांतता जिसे कोई भी अंतरतारकीय यात्रा योजना पार नहीं कर सकती है। उन लोगों के लिए जो पहले से ही अंतरिक्ष से डरते हैं, यह सिर्फ एक और याद दिलाता है कि हम आकाश के एक हिस्से में कैसे फंसे हुए हैं जो निस्संदेह कट जाएगा। यह अंतहीन विस्तार बहुत गहरे विचारों से भी जुड़ा है। अगर सब कुछ दूर जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब अन्य आकाश गंगाओं के संकेत हमारी दृष्टि से गायब हो जाएंगे। भविष्य के लोग आकाश को देख सकते हैं और उसमें कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इस बात का कोई संकेत नहीं कि ब्रह्मांड कभी अरबों सितारों का एक शानदार दृश्य था। यह एक शांत अंत है, बिना किसी बड़े विस्फोट के, बस ऐसी दूरियां जिन्हें हम पार नहीं कर सकते। वैज्ञानिक इसे डार्क एनर्जी से समझाते हैं, यह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड को और अधिक फैलने के लिए मजबूर करती है। यह अजीब है, जबकि हम सितारों के बीच यात्रा करने का सपना देखते हैं, ब्रह्मांड खुद ही अपने दरवाजे बंद कर रहा है, धीरे धीरे। हर फैलने वाला मेगापार्सेक एक ऐसा रास्ता है जो किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए बहुत लंबा हो जाता है, चाहे उसकी गति कुछ भी हो। और इस तरह अंतरिक्ष का डर सिर्फ ग्रहों या आकाशगंगाओं के बीच के खालीपन के कारण नहीं है, बल्कि इस विचार के कारण है कि एक दिन जो कुछ भी हम अब देखते हैं वह सिर्फ एक स्मृति होगी, एक ऐसा अंधेरा जो इतना घना होगा कि कोई रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और उस दिन शायद ब्रह्मांडीय एकांत ही अंतरिक्ष का एकमात्र रहस्य होगा जिस पर विचार करना बाकी रहेगा। ये काफी फनी है और बहुत ऑकवर्ड भी, ये सोचना कि भले ही यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो किसी ग्रैंड आतिशबाजी के साथ खत्म नहीं होगा। फाइनल एंड एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत शांत होगा, एक धीमी, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल डेथ। स्टार्स बुझ जाएंगे, ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन से इवेपोरेट हो जाएंगे।
ये वो डिटेल है जो किसी को भी डीप स्पेस के डर को सच में समझाता है। वायलेंस की वजह से नहीं, बल्कि खालीपन की वजह से। स्टार्स एक एक करके अपना फ्यूल जलाकर बुझ जाएंगे। जो कुछ बचेगा वो ठंडे शेल होंगे, व्हाइट ड्वार्फ जो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे। ऐसे बॉडीज जो लाइट नहीं एमिट करते, बस कॉस्मिक फॉसिल्स की तरह तैरते रहेंगे। इस बीच ब्लैक होल्स जो सब कुछ निगल जाते हैं, वो भी हमेशा के लिए नहीं हैं। वे इतनी धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं कि लगता है जैसे वे टाइम का मजाक उड़ा रहे हों। ये एक ऐसी डेस्टिनी है जो हमारे एंड के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। कुछ भी धमाके के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ। जो कोई भी इन स्केल्स को समझने की कोशिश करता है, उसके लिए यह सोचना ऑलमोस्ट अनबियरेबल है कि जब सब कुछ इन जमे हुए रेमनेंट्स में बदल जाएगा तो यूनिवर्स कैसा होगा। लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे सिनेरियो में न तो बन सकती है और न ही सरवाइव कर सकती है। ये सॉलिट्यूड की पराकाष्ठा है, एक कॉस्मोस जो न केवल एक्सपैंड हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे फेड भी हो रहा है, जब तक कि सिर्फ सन्नाटा न रह जाए। यहीं पर स्पेस फोबिया अपनी पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस फ्यूचर से बचने का कोई तरीका नहीं है। इसके बावजूद साइंस इस फ्यूनरल डांस के हर डिटेल को एक्सप्लोर करती रहती है। हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि ब्लैक ड्वार्फ जैसे ऑब्जेक्ट्स एक इनक्रेडिबल 10 की पावर 32,000 साल तक लास्ट कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा टाइम है कि हमारे दिमाग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब हम सोचते हैं कि ये कॉस्मिक फॉसिल्स ही एग्जिस्टेंस के लास्ट विटनेस होंगे, तो एग्जिस्टेंशियल वेट इनएविटेबल है। ये एक स्टॉप वॉच देखने जैसा है जो कभी नहीं रुकती, लेकिन जिसका काउंट सिर्फ खालीपन की तरफ जाता है। इसके बावजूद इस डार्क पिक्चर में भी सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या इस थर्मल डेथ के बाद भी कुछ है? और ठीक यही बात साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के लास्ट एक्ट पर स्पेक्यूलेट करने के लिए मोटिवेट करती है। वो मोमेंट जब लास्ट ब्लैक ड्वार्फ एक्सप्लोड होता है, इस जर्नी के एंड को मार्क करता हुआ। ये उस तरह की स्पेस क्यूरियोसिटी है जो दिखाती है कि भले ही ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, कॉस्मोस का एंड हमें सरप्राइज कर सकता है। उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि ब्रह्मांड पूरी तरह से खामोशी में खत्म होगा, ब्लैक ड्वार्फ विस्फोट की थ्योरी एक लगभग काव्यात्मक डिटेल जोड़ती है। फाइनल नथिंगनेस से पहले एक आखिरी सांस। कुछ प्रेडिक्शन कहते हैं कि ये पुरानी फॉसिलाइज्ड स्टार्स अरबों खरबों सालों तक रहने के बाद एक तरह के फाइनल सुपरनोवा में कोलैप्स हो सकती हैं। यह एक आखिरी स्पार्क है जो उस पॉइंट को मार्क करता है जहां सारा ऑर्गेनाइज्ड मैटर कॉस्मोस को अलविदा कह देता है। उन लोगों के लिए जो स्पेस के डर को महसूस करते हैं, यह सिर्फ फैसिनेटिंग से कहीं ज्यादा है। यह डरावना है। इमेजिन कीजिए इसका क्या मतलब है। एक ऐसे यूनिवर्स में जहां सब कुछ पहले ही मर चुका है, बिना स्टार्स, बिना प्लैनेट्स, बिना हीट के एक फाइनल एक्सप्लोजन होता है, जैसे खालीपन में एक आखिरी चीख। इसे देखने वाला कोई नहीं होगा, फ्लैश को रिकॉर्ड करने वाला कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा। यह ऐसी चीज है जो कॉस्मिक सॉलिट्यूड को और भी भारी बना देती है। जब डीप स्पेस की हॉरर्स की बात आती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं दिखाता कि यूनिवर्स अपनी आखिरी सांस ले रहा है, पूरी तरह अकेला। कई साइंटिस्ट्स के लिए यह प्रेडिक्शन लगभग एक दुखद कविता जैसी है जो फिजिक्स में लिखी गई है। ब्लैक ड्वार्फ, जिसने अनगिनत युगों तक रोशनी नहीं दी, इंटरनल प्रेशर जमा करता है जब तक कि वह उसे और रोक नहीं पाता। और जब ऐसा होता है तो रिलीज हुई एनर्जी बदलाव का आखिरी बड़ा एक्ट होगी, इससे पहले कि कॉस्मोस बिखरे हुए पार्टिकल्स का एक समुद्र बन जाए जो हमेशा के लिए अंधेरे में तैरते रहेंगे, बिना ऑडियंस का एक शो। यह सोचना अजीब है कि मानवता इसमें कैसे फिट होती है। हम यहां हैं इस कहानी की शुरुआत में, उस दूर के फ्यूचर के टुकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हैरान कर देता है। हर टेलीस्कोप, हर कैलकुलेशन, हर थ्योरी न केवल पास्ट को बल्कि इस लगभग स्पिरिचुअल एंड को भी मैप करने की कोशिश है। और भले ही हम जानते हैं कि हम इस इवेंट को कभी नहीं देखेंगे, हम फैसिनेटेड रहते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि समझने की इच्छा डर से ज्यादा स्ट्रांग है। तो वह यूनिवर्स जो कभी अरबों स्टार्स से चमकता था,
एक सिंगल स्पार्क के साथ खत्म हो जाएगा। एक फ्लैश जो आयरनिकली सिर्फ उसके बाद आने वाली इटर्नल साइलेंस को और भी ज्यादा बहरा बना देता है। यह किसी अनऑर्गेनाइज्ड चीज की आखिरी वेव है, इससे पहले कि सब कुछ बस घुल जाए। और जब हम डीप स्पेस की हॉरर्स के बारे में सोचते हैं तो शायद इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग कुछ नहीं है यह जानना कि सबसे बड़ी हॉरर एंड है, इनएविटेबल, एब्सोल्यूट और कहानी सुनाने वाला कोई नहीं। तो अब यूनिवर्स की इन खामोश हॉरर्स के बारे में जानने के बाद मुझे बताओ, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगा? क्या यह खत्म न होने वाला खालीपन है, या भूखे ब्लैक होल्स, या वह खामोशी जो तब आएगी जब आखिरी तारा भी बुझ जाएगा? नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि स्पेस के इस डर का कौन सा हिस्सा आपको आज सबसे ज्यादा परेशान कर गया। चलो इस डर को शेयर करते हैं, क्योंकि यह समझना कि हम कितने छोटे हैं बाहर जो कुछ भी है उसका सम्मान करने का पहला कदम है। सच तो यह है कि जितना ज्यादा हम डिस्कवर करते हैं उतना ही गैप बढ़ता जाता है, जो हमें पता है और जो हमें अभी भी डरा सकता है उसके बीच। और डरना नॉर्मल है। डर हमें फिर से देखने और सवाल पूछने और सब कुछ पर सवाल उठाने के लिए मोटिवेट करता है। साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है, उन लोगों की हिम्मत से जो अनजान का सामना करते हैं, चाहे दिल कितनी भी तेज धड़क रहा हो। तो अगर यह आपके दिमाग में बस गया है तो इसे अकेले मत रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और मेरे साथ इस स्पेस आइसबर्ग की हर लेयर को एक्सप्लोर करने आओ। क्योंकि भले ही यह डरावना है, हमेशा कोई ना कोई होता है जो डाइव लगाने को तैयार होता है, और मैं आपके साथ वहां रहना चाहता हूं, अंधेरे में, अगले जवाबों की तलाश में।